चलिए अब रुक करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की खबरों का। देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। जेपी नड्डा लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे पीजीआई के लिए रवाना हुए, जहां पर नड्डा ने पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इस दौरान नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उन्हें पिछले दिनों हार्ट अटैक आने पर लोहिया हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और इसको लेकर कार्यदायी संस्था भवनों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक 90% ही काम पूरा हुआ है। आपको बता दें कि यह मेडिकल कॉलेज करीब 213 करोड़ की लागत से बन रहा है। लोकार्पण की तिथि निर्धारित होने के बाद शेष बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है, जिससे कि लोकार्पण तक जो बचा हुआ काम है उसे पूरा किया जा सके। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 15 सितंबर से छात्रों के आने का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। 9 जुलाई को लेकर और 9 जुलाई को इसका लोकार्पण होने वाला है, पीएम मोदी करने वाले जी हैं। जी इसमें ऑनलाइन मोदी जी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं सभी 9 मेडिकल कॉलेज पर 9 तारीख में, जिसमें जोर शोर से तैयारी सब है। हमारे आवास भी पूर्णतः कंप्लीट है। 234 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा समय से पूरा हो रहा है और ये प्रतापगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों का जो तैयारी है वो पूर्ण है ले चुकी है और बहुत कम समय दिया गया है। हम लोगों को 9 तारीख का समय दिया गया है। 9 तारीख का 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और एक जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं पे रह करके उसका उद्घाटन लोकार्पण को संपादित करवाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश ने इससे बचाव के लिए सबसे सटीक उपाय माने जाने वाले वैक्सीनेशन में भी बाजी मार ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग और लक्ष्य निर्धारण के कारण उत्तर प्रदेश अब कोरोना वैक्सीनेशन में देश के राज्यों में अव्वल स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 4,91,920 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है, जबकि यहां पर अब तक कुल 3,58,35,932 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी गई है। अखिल भारतीय अखाड़ परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के साथ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भेंट की है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर इस भेंट के दौरान अखाड़ा परिषद ने धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग करने के साथ ही कावड़ यात्रा और माघ मेला को लेकर भी बातचीत की। महंत नरेंद्र गिरि ने सीएम योगी से कहा कि कावड़ यात्रा को लेकर भी हमने मुख्यमंत्री से ये कहा है कि बीते साल माघ मेला भी कोरोना वायरस संक्रमण काल में ही हुआ था, इसीलिए कावड़ यात्रा भी होनी चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। अब बात ब्लॉक प्रमुख की जंग की। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 10 जुलाई को होना है। चुनाव के लिए आज नामांकन हुआ। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली। वही 3 बजे के बाद से नामांकन पत्रों की जांच की गई। बता दें कि 9 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया। आगरा, लखनऊ, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, अमेठी और कानपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गांव और जिले की सरकार चुने जाने के बाद अब ब्लॉक की सरकार के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया ने गति पकड़ ली, लेकिन कई जगहों पर नामांकन के दौरान बीजेपी और सपा प्रत्याशियों में पथराव और मारपीट की घटना भी सामने आई। सूबे के अलग अलग हिस्सों से आई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर, कन्नौज, झांसी, उन्नाव, सीतापुर, संभल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाजियाबाद में नगर निगम की घोर लापरवाही उस वक्त उजागर हुई जब विजयनगर के जोनल कार्यालय में संपत्ति विभाग के कमरे का
लेंटर अचानक ही गिर गया, जिसमें कि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि कई दिनों से लेंटर की स्थिति के बारे में लिखित में यहां अवगत करा दिया गया था कि यहां पर कभी भी लेंटर गिर सकता है, हादसा हो सकता है। वही जियो ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और लेंटर गिर गया, जिसमें कि एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसका उपचार अब निजी अस्पताल में चल रहा है। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने जिला अस्पताल में डीआरडीओ से मिले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। विधायक सूर्यभान सिंह की मौजूदगी में सांसद का स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वागत किया। बताया जा रहा है कि 960 लीटर प्रति मिनट का उत्पादन इसके जरिए होगा। डीएम रविश गुप्ता ने सहयोग के लिए सांसद का आभार व्यक्त किया। वहीं सीडीओ अतुल वत्स ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी पूरी होने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। कई नए चेहरों को जगह दी गई है तो कई बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में उत्तराखंड के एकमात्र कद्दावर नेता अजय भट्ट को भी जगह मिली है। ऐसे में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, आप पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बड़ा विस्तार जो है कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे आप विस्तार को देख रहे हैं? आपको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नहीं, अच्छा विस्तार हुआ है, काम का बंटवारा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो इसलिए विकेंद्रीकृत काम होने से काम करने में सुविधा होती है, इसलिए बहुत बढ़िया विस्तार किया है। सर, इसके अलावा आप चूंकि पहाड़ी राज्य से आते हैं, वहाँ पर आपको जो एमओएस बनाया गया है, टूरिज्म का भी बनाया गया है, कितनी चुनौतियां सर आप देख रहे हैं कि बतौर पहाड़ी राज्य कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो ज़्यादा जो इकोनॉमी है उसको जो है प्रभावित करता हुआ नजर आता है? कितनी चुनौती जो है पूरे देश में और बतौर पहाड़ी राज्य उसको देख रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चुनौतियों का सामना करना सिखाया जाता है। हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के बाद हमको जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में संसद में भेजा, वहाँ से हमको मंत्री बना दिया। जो मूल स्वभाव काम करने का है वो तो अपनी जगह है, चाहे मंत्री बने, चाहे सांसद रहें, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता बने, तो वो जो मूल स्वभाव है उसके आधार पर प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। देखिए, मोदी जी को देखिए, 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, ये सारी उन्होंने बंधन तोड़ के सारे देश के लिए काम करते हैं। तो हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके पग चिन्हों पर चल पाएं और इतना ही काम करने की हमको शक्ति दीजिएगा, क्योंकि चुनौतियां तो इस देश की सारी मोदी जी ने उनका निराकरण कर दिया है। उन्होंने स्वीकार करी और चुनौतियां स्वीकार करके वो आगे बढ़ गए और देश को आज सर्वोच्च शिखर पर ले गए हैं। आज विश्व में हमारी मान्यता है। एमओएस डिफेंस भी आपको जो है बनाया गया है। पड़ोसी राज्यों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके के संबंध जो है देखने को मिल रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी जो है डिफेंस के क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं जो घेरने की कोशिश है वो केंद्र सरकार को करती हुई नजर आती हैं। कितनी चुनौती सर देख रहे हैं, खासतौर पर चीन की बात? चुनौती नहीं है, आप सब जानते हैं, मुझसे अधिक जानते हैं, मैं बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी ने भी अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करी, आपने देख लिया है पिछले दिनों किस तरह से माकूल जवाब हमारे जवानों ने दिया है और सरकार ने किस तरह से देन एंड देयर निर्णय करने की शक्ति हमारे जवानों को दी है, हमारे आर्मी के अफसरान को दी है। तो चुनौती कहाँ रह जाती है? पहले से ऐसा था नहीं, छोटे से काम के लिए भी दिल्ली परमिशन देती थी। आज तो तत्काल जैसा आपको निर्णय करना है, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करती है सेना। तो इसलिए क्या चुनौती है, दिखा तो दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां सर फिर भी आरोप लगाती कि जो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, खासतौर पर राहुल गांधी की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें, उस तरीके का जवाब जो है विपक्ष कुछ न कुछ कहेगा। गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। फिर जिनका आपने नाम लिया है उनके बारे में तो सारा देश क्या दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है।
सारा तो देश को किस दुर्गति देकर गए थे उनके पुरखे, उनके खानदान के लोग, और अब मोदी जी उसको संभाल के संवार के किस तरह आगे ले जा रहे हैं और आज दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। और हमें जो हेय दृष्टि से देश देखते थे, आज वो हमारा लोहा मानते हैं। आज वो मोदी जी से प्रभावित हैं, मोदी जी से दोस्ती करना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दिनों दिन बढ़ रही है। अगर कोरोना नहीं होता बीच में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते, जबकि हम 5वीं शक्ति तो बन ही चुके थे, इससे भी आगे बढ़ गए होते हम। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से इसको देखेंगे सर? कोई सवाल नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक तरीके से हुआ है। कहीं चुनाव भी है, कहीं नहीं है। मिनिमम आप देख लीजिए कितने हमारे, कम से कम अगर आप देखें तो 4 या 5 स्टेट्स में चुनाव होंगे, लेकिन शेष स्टेट्स में तो नहीं है। तो ये तो कहने की बात है, कुछ न कुछ विपक्ष को चाहिए, कुछ तो उनको कहना ही है, बोलना ही है। इसीलिए तो आज विपक्ष की साख बिल्कुल नीचे आ गई है, अपना एलओपी तक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि गंभीरता नहीं है। और जो विपक्ष का रोल होना चाहिए था वो कर भी नहीं पा रहे हैं। प्रजातंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष चाहिए, और विपक्ष गैर जिम्मेदाराना है। यहीं पर सारी बातें विपक्ष को कटघरे में खड़ी करती हैं। हमको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पूरा देश आज मोदी जी पर विश्वास करता है। विपक्ष के जो अच्छे लोग हैं वो हृदय से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं मोदी जी को, कहते हैं कि मोदी जी के बिना देश अधूरा है। इस देश को मोदी जी की जरूरत है, इसे यही बचा सकते हैं। ये एक आम धारणा है आज। हम तो मानते ही हैं इस बात को, लेकिन विपक्ष के लोग भी, जिनके लोग गरियाते रहते हैं, जिनके नेता अपने स्वार्थों के लिए गरियाते हैं, उनके पार्टी के अच्छे लोग साफ साफ कहते हैं कि मोदी जी की जरूरत देश को है, मोदी जी को रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री एमओएस अजय भट्ट जी, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के संग उनकी बैठक हुई और इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया गया। तो हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की बातचीत हुई है इसको लेकर, और योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा शुरू करने के पक्ष में दिखाई दिए थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा पर स्थगित कर दी गई थी पहले, और इसके बाद अब ये खबर निकल कर आई है इसको लेकर। तो शिव भक्त कांवड़ यात्रा को लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से पहुंचते हैं। 22 जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान उत्तराखंड सरकार कई विकल्पों पर विचार करेगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकें जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिड़बाग, देहरादून स्थित शौर्य स्थल में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे इन शहीद जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और युवाओं को हमारे इन जवानों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वें धाम की संज्ञा दी है और उत्तराखंड के शहीद सैनिकों की स्मृतियों को संजोने के लिए देहरादून में भव्य सैन्य धाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सितंबर में पूरे प्रदेश में सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह 200 यूनिट तक के बिल पर 50% की छूट होगी। हरक सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में ऐसे करीब 13 लाख उपभोक्ता हैं जो कि 100 से 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इनमें से 100 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
इसी तरह 101 से 200 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वालों को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। राजनीतिक दल है जिसकी प्रक्रियाएं सतत चलती रहती हैं, बूथ से लेकर हो, किसी भी प्रकार की हो, हम किसी की भी नकल नहीं करते हैं। हमारा एक पैटर्न है और उसी पैटर्न के आधार पर हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। हमारा अंत्योदय का जो हमारा नारा है उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए हम किसी के अनुसार अपनी रणनीति नहीं बनाते। देखिए, जब सरकारें अपने ज़्यादातर कार्यकाल में परफॉर्म नहीं करती और उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ नज़र आता है, कहीं ना कहीं अब ये कवायद भाजपा की ओर से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए की जा रही है। मैं हरक सिंह जी से कहना चाहती हूँ कि अभी तो आपने खाली घोषणा की है, ये धरातल पर कितना उतरेगी ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाजपा ने जितने भी दावे या वादे जनता के साथ किए उनमें वो खरा नहीं उतरी है और जनता ने ज़रूर याद किया बटन दबाते वक्त आपको, लेकिन आपके कुशासन को याद किया, अपने ज़ख्मों को याद किया। जो कोरोना संकट काल में जब उनको रोज़ी रोटी का तक संकट था, आपने 5 से 8 बार जो बिजली में बढ़ोतरी करी है वो जनता अच्छी तरह से याद रखेगी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आनन फानन में एकदम से रिएक्ट किया, घोषणा कर दी। ना कोई प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से आया, ना कोई प्रस्ताव होमवर्क किया, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी तय हुए प्रस्ताव के आपने ऑल ऑफ अ सडन अचानक औचक ये कह दिया कि हम 100 यूनिट बिजली उत्तराखंड में फ्री देंगे। अब आप 100 यूनिट कैसे देंगे फ्री? हमारे यहाँ तो घरेलू बिल जो है वो 2 महीने में एक बार आता है, दिल्ली में हर माह घरेलू बिल आता है, तो आप यहाँ कैसे करेंगे? तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।